आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जाने जाने के बाद। आजकल याद कुछ। मैं मनीष कुमार सिंह, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जो नीट को कवर करेगा, इसके साथ साथ क्लास 12 को भी कवर करेगा। ये यूनिट 6 है एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो आइए हम लोग चलते हैं इस रिप्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत कितने चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, ये यूनिट 6 है और इस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में जनन या प्रजनन के नाम से जानते हैं। और इसमें टोटल 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, जिसमें पहला नंबर चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपको पता चल गया कि रिप्रोडक्शन एक यूनिट है। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, जिसको हम लोग एक एक करके बारी बारी से बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और इस हिसाब से पढ़ेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, वो नीट हो या चाहे बोर्ड बेस हो, उसके एक एक क्वेश्चन आसानी से बना सके। तो ये समस्या का समाधान करने के लिए आप हमारे साथ बने रहे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवों में जनन। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहला बात है कि रिप्रोडक्शन जो है ना, एक प्रोसेस है। वो भी किस प्रकार का प्रोसेस है? तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, और यही एक प्रोसेस है जिससे हमारी दुनिया चल रही है। यानी हमारी सृष्टि में का कंटिन्यू बनाए रखने के लिए यही एक प्रोसेस है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग टाइप्स का होता है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कब करेगा? जब उसका बॉडी मैच्योर हो जाएगा। तो इससे पहले देखिए, कोई भी जीव पहले उसका बर्थ होता है, उसके बाद उसके बॉडी का ग्रोथ होता है। जब मैच्योर हो जाता है तो वो रिप्रोडक्शन करने योग्य हो जाता है। रिप्रोडक्शन के द्वारा अपना जनसंख्या को बढ़ाता है, और जनसंख्या बढ़ाने के बाद फिर एक ऐसा उसका समय आता है जिस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी उसका कंटिन्यूटी बना रहता है। तो वो किसका देन है? तो ये है रिप्रोडक्शन का देन। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेस होते रहता है, जैसे डाइजेशन होता है फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए, रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। इसके अलावा बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। लेकिन देखिए, हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन के लिए एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में एक एक करके स्टडी करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है, इसमें पहला जो हमें पॉइंट पढ़ना है लाइफ स्पेन। यानी कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, वो भी प्राकृतिक रूप से, तो उसके बीच का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन, यानी जीवन काल के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं क्या ये बताया जा रहा है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का वह समय जो उसके जन्म से शुरू होता है और
उसके नेचुरल डेथ से समाप्त होता है, तो उसके बीच का जो समय होता है उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि बर्थ, और दूसरा इसमें वर्ड पर ध्यान रखना है नेचुरल डेथ, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ तो कभी भी हो सकता है। जैसे जन्म लिया, उसको कोई बीमारी हो गया तो तुरंत भी उसकी मृत्यु हो सकती है। बीच में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके चलते भी उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर रखना है कि उसका नेचुरली डेथ होना चाहिए। उसका बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच में जो समय है उसी को हम लोग लाइफ स्पेन कहेंगे। लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी फ्यू मिनट्स टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन की बात करेंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसका कुछ मिनट उसका लाइफ स्पेन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी इस धरती पर मिलेंगे जिसका हजारों वर्ष तक वो जीवित रहते हैं, उसका लाइफ स्पेन हजारों वर्ष का होता है। तो उसी को हम लोग समझेंगे बारी बारी से कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका कितना लाइफ स्पेन मैक्सिमम होता है, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं, इट इज नॉट इसेंशियल दैट लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स शुड बी को रिलेटेड विथ देयर साइज। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन टर्म है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो होता है उसके साइज से रिलेटेड नहीं होता है। ये बहुत ही आवश्यक टर्म है, इस बात को समझना जरूरी है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो छोटे साइज का है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बड़े साइज का है। तो जरूरी नहीं है कि साइज छोटा है तो कम समय तक जीवित रहेगा और उसका साइज बड़ा है तो वो ज़्यादा दिन तक वो जीवित रहेगा। ये साइज पर उसका कोई निर्भर नहीं करता है, साइज पर डिपेंडेंट नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ टर्म दिया गया है, द साइज ऑफ क्रो एंड पैरोट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट बट देयर लाइफ स्पेन सो ग्रेट डिफरेंट। जैसे हम जानते हैं कि क्रो और पैरोट की साइज की बात करेंगे तो वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लगभग वो एक दूसरे के करीब साइज के होते हैं। लेकिन उसके लाइफ स्पेन की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे आपको पता है कि क्रो का जो लाइफ स्पेन होता है वो 15 ईयर्स होता है। क्रो का लाइफ स्पेन कितने? 15 ईयर्स। और वही पैरोट की बात करेंगे तो इसका लाइफ स्पेन 140 ईयर्स होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रो और पैरोट का जो साइज है वो लगभग बराबर है, लेकिन उसका लाइफ स्पेन में देखिए कितना अंतर है। तो इससे आपको पता चल गया ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होता है उसके साइज से कोरिलेटेड नहीं होता है। और हम जानते हैं कि जब ये लाइफ स्पेन की बात कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद से उसका ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने के बाद एक समय आता है जिस समय उसका नेचुरल डेथ हो जाता है, और नेचुरल डेथ के बाद फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा। ये चक्र हमेशा चलते रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि बर्थ से ग्रोथ और ग्रोथ से नेचुरल डेथ, फिर नेचुरल डेथ के बाद फिर किसी का बर्थ होगा, फिर ग्रोथ होगा, नेचुरल डेथ होगा, ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो हम लोग इसमें एक एक करके बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर ज़रूर मुझसे बताएं। हम आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए और आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत कुछ इमेज दिख रहा होगा। ये क्यों दिखाया गया है? कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन को दिखाने के लिए। लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, ये हेडिंग आप देख रहे हैं, इसमें ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है एलिफेंट। इसका जो मैक्सिमम लाइफ स्पेन जो होता है वो कितने समय का होता है? तो 60 से 75 ईयर्स का होता है। 60 से 75 ईयर्स का। रोज प्लांट की बात करेंगे तो ये 7 से 10 ईयर्स का होता है। ये मैक्सिमम लाइफ स्पेन है। बीच में अगर उसको भोजन पानी नहीं मिला तो बीच में भी टपक सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा
तो कितने समय तक वो अच्छे ढंग से जीवित रह सकता है, ये हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डॉग, इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 20 से 25 ईयर्स होता है। ये भी एक इसका मैक्सिमम लाइफ स्पेन है, बीच में भी तो मर सकता है ना अगर कोई उसको बीमारी हो जाए तो। यहाँ पे बनाना ट्री की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम 25 ईयर्स इसका लाइफ स्पेन होता है, लेकिन हम लोग देखे हैं कि 1 से 2 साल में सूख जाता है। लेकिन अगर उसकी बेहतरीन ढंग से व्यवस्था रखा जाए, उसके जड़ में पानी उनी देकर रखा जाए, तो एक बार बनाना जब होगा तो उसके से कॉर्म निकलेगा, और वो कब तक ये रहता है तो लगभग 20 से 25 ईयर्स तक वो जीवित रह सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रोकोडाइल, ये इसका मैक्सिमम लाइफ स्पेन जो होता है 60 ईयर्स का होता है। कितने ईयर्स का होता है? 60 ईयर्स का। आप यहाँ पे देख रहे हैं राइस प्लांट, ये तो आप लोग गांव में ही देखे होंगे। राइस प्लांट का जो लाइफ स्पेन होता है वो अबाउट 4 मंथ्स होता है। कितने समय का होता है? 4 मंथ्स का होता है। ये देखिए बटरफ्लाई, कितना खूबसूरत इमेज के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। ये इसका लाइफ स्पेन की बात करेंगे तो 1 से 2 वीक्स होता है, यानी 1 से 2 सप्ताह होता है। किसका लाइफ स्पेन? ये बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन। आप यहाँ पे देख रहे हैं काऊ, जो कि बोला जाता है कि गाय हमारी माता है, और आपको पता है कि इसके द्वारा हम लोगों को बेहतरीन ढंग से पालन पोषण करने के लिए ये हमें मिल्क प्रोवाइड करती है। सोचिए ये कितना अच्छा चीज़ है। मिल्क को हम लोग कंप्लीट फूड बोलते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो दूध पीकर ही बड़ा हो जाता है, उसको और भोजन सब्जी और दाल रोटी की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता है, फिर भी वो जीवित रहकर अपने शरीर को तंदुरुस्त रखता है। इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है, क्योंकि मिल्क में हर एक तरह के न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, पोषक तत्व की बात करेंगे तो सब प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो काऊ का लाइफ स्पेन जो होता है ये होता है 25 ईयर्स का। कितने समय का होता है? 25 ईयर्स का। ये हॉर्स के लाइफ स्पेन की बात करेंगे तो ये 50 से 60 ईयर्स इसका लाइफ स्पेन होता है, वो भी मैक्सिमम लाइफ स्पेन। अगर टर्टवाइज की बात करेंगे तो टर्टवाइज का लाइफ स्पेन जो होता है 100 से 150 ईयर्स। टर्टवाइज को आप तो देखे होंगे ना, इसका लाइफ स्पेन कितने समय का होता है? 100 से 150 ईयर्स। आप यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन सा आपको इमेज दिख रहा होगा जिसको हम लोग क्रो के नाम से जानते हैं, यानी कौआ। ये इसका लाइफ स्पेन जो होता है 15 ईयर्स का होता है। और वहीं साइज की बात करेंगे तो देखिए दोनों एक ही बराबर साइज का है, लगभग साइज में थोड़ा बहुत का अंतर है, लेकिन इसका लाइफ स्पेन देखिए, ये है पैरोट, इसका लाइफ स्पेन 140 ईयर्स होता है, 140 ईयर्स। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहा होगा, फ्रूट फ्लाई। ये फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पेन होता है वो अबाउट 1 मंथ होता है, यानी इसका लाइफ स्पेन 1 मंथ का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है बनियान ट्री। ये बनियान ट्री इंडिया का नेशनल ट्री है, यानी भारत का राष्ट्रीय अगर कोई पेड़ है तो किसको माना जाता है? बनियान ट्री, बरगद के पेड़ को। और इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो मैक्सिमम 200 से 300 ईयर्स होता है। आपको पता है ये जो गौतम बुद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे, जो गया में एक यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे ही क्या करते थे? वो अपना जप तप करते थे। उस बरगद के पेड़ का वो बरगद का पेड़ आज भी जीवित है, वो लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा का हो गया है। लेकिन वैसा अगर सभी बरगद के पेड़ के साथ होता तो हम लोग उसके मैक्सिमम लाइफ स्पेन को बढ़ा देते। लेकिन अगर देखा जाए तो अधिकांश बनियान ट्री का लाइफ स्पेन जो होता है 200 से 300 ईयर्स के बीच में ही रहता है। तो हम लोग चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी लाइफ स्पेन याद हो गया होगा, क्योंकि ये NCERT का दिया हुआ लाइफ स्पेन है। इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इसमें से कुछ पॉइंट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक बेहतरीन सा कुछ नाम ऑर्गेनिज्म का दिख रहा होगा, मैक्सिमम लाइफ स्पेन दिख रहा होगा। आप इसको एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और आराम से एक एक करके इसको पढ़ लीजिएगा। इसको ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार ध्यान से पढ़िए और बीच बीच में उसको जब भूल जा रहे हैं तो उसको कभी कभी बार बार वीडियो को यानी रिव्यू करके देखते रहिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जा रहा है। तो आप इस ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन को थोड़ा सा बीच बीच में देखते रहेंगे कि ताकि आपको याद रहे। इसमें देखिए एक बड़ा सा पेड़ है सिकोया, इसका लाइफ स्पेन मैक्सिमम जो होता है 3000 से 4000 ईयर्स होता है। इसके अलावा एक देखिए यहाँ पे है लेरिया यानी इरिडेंटा, ये सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है जो यूएसए में, कैलिफोर्निया है यूएसए में, उसमें पाया जाता है। इसका लाइफ स्पेन है 11,300 ईयर्स, यानी कि सबसे अगर देखें यानी ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पेड़ है तो यही है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपके लिए खूबसूरत सा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन को भी डिजाइनिंग किया गया है कि ताकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्वेश्चन के साथ को रिलेशन बना रहे और आप जो भी पढ़े हैं वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, इससे आपको जानकारी होते रहेगा। तो देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन दिख रहा है, पहला वाला जो ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन है लाइफ स्पेन, और जो तीसरा नंबर में ऑप्शन देख रहे हैं बोथ ए एंड बी, और चौथा नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं नॉन ऑफ दीज। तो कमेंट करके आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन का सटीक आंसर कौन सा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे ने सही जवाब दिया है, तो इसका सही आंसर होगा लाइफ स्पेन, जो कि आप जस्ट कुछ देर पहले यही पढ़े थे। लाइफ स्पेन यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच के समय को रिप्रेजेंट करता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए स्क्रीन पर आपको एक और ही बहुत खूबसूरत क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है हाउ मेनी मैक्सिमम लाइफ स्पेन ऑफ क्रो एंड पैरोट। अब आपको देखकर बताना है, इस पर हम बहुत सारा जिक्र किए थे और आपसे चर्चा भी किए थे कि मैक्सिमम लाइफ स्पेन बताना है किसका, क्रो और पैरोट का। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1 ईयर एंड 40 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 60 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 140 ईयर्स, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाकर चैनल के साथ और मेरे साथ बने हैं ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आप फटाफट बताइए कि ये क्रो और पैरोट का मैक्सिमम लाइफ स्पेन कितने समय का होगा। तो देखिए आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है इसमें हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे का जवाब आया है बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और बहुत ही करेक्ट। देखिए इसका मैक्सिमम लाइफ स्पेन कितने समय का होगा, ऑप्शन नंबर सी 15 ईयर्स क्रो का होता है और पैरोट का 140 ईयर्स होता है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना आसानी से बन जा रहा है। सिर्फ आप हमारे साथ बने तो रहिए। ऐसा बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो, आप यूं ही हवा के तरह उड़ा दीजिएगा। घबराइए मत, हमारे साथ बने रहिए इस 5 व्हील चैनल पे। चलते हैं हम लोग, जो चैप्टर का नाम बताया गया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो पहला हमारा सवाल ये बन रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या है और ये ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या है और क्यों जरूरी है, इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से एक एक करके समझते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन जो आप ये वर्ड देख रहे हैं, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है री और दूसरा है प्रोडक्शन। यानी री का अर्थ होता है अगेन और प्रोडक्शन यानी टू प्रोड्यूस। यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बार बार
अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और ये रिप्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा कि क्यों जरूरी है। तो इस सृष्टि में बने रहने के लिए, इस धरती पर बने रहने के लिए और जीवित रहने के लिए ये रिप्रोडक्शन अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस। उसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग के भी नाम से जानते हैं। सिमिलर टू देम सेल्फ, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसे यंग वंस को, जिसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग के भी नाम से जानते हैं। और वो ऑफ स्प्रिंग कैसा होता है, सिमिलर टू देम सेल्फ, यानी कि उसी के समान होता है। अब ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो और इसमें हम लोगों को एक बात ये पता चल जाए कि अगर वो ह्यूमन के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उससे जो नया जनरेशन बनेगा वो ह्यूमन ही होगा। एक बिल्ली के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होगा उसके द्वारा जो नया जनरेशन बनेगा वो बिल्ली का बच्चा ही होगा। ऐसा नहीं है कि खेतों में मटर के बीज को लगाए और धान का पौधा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। रिप्रोडक्शन में यही होता है कि सिमिलर होता है, उसका जो डॉटर सेल बनता है चाहे जो नया ऑफ स्प्रिंग बनता है उसके पेरेंट के समान होता है। जिस स्पेसीज का उसका पेरेंट होता है उसका नेक्स्ट जनरेशन भी उसी स्पेसीज का होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं द यंग वंस ग्रो एंड मैच्योर टू रिपीट द प्रोसेस। जो यंग वंस रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है वो क्या करता है, ग्रो करता है, फिर उसमें मैच्योरिटी आती है यानी मैच्योर होता है। उसके बाद से इस प्रोसेस को वो भी रिपीट करता है कि ताकि उसका कंटिन्यूटी आगे बना रहे। तो आप देख रहे हैं अगला जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोडक्शन करता है कि ताकि उसकी कंटिन्यूटी बना रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करबे करेंगे, लेकिन है कि उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ये रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा गया है, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है बिना रिप्रोडक्शन के भी वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसको लिविंग नहीं मानेंगे? मानेंगे लिविंग। तो हम लोग समझते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कौन, रिप्रोडक्शन। और चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तब तक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा और मुझे खुशी है इस बात का कि आप सबको मुझे इस जानकारी को देने का एक मौका मिला है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है और आप लाइक का बटन भी बीच में दबाते रहें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करके बताएं। और जैसे ही लाइक का बटन वहाँ पे आप दबाइएगा मेरे अंदर एनर्जी का संचार होने लगेगा, जिससे हम आपको और भी बेहतरीन सा बात बताते रहेंगे। तो चलते हैं बिना समय को गंवाए। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, किस पर्पस से रिप्रोडक्शन होता है, ये बात जानना अत्यंत आवश्यक है। किसी काम को हम लोग करते हैं और उसका फायदा ही समझ में नहीं आया तो हमें उस काम को करने में मज़ा ही नहीं आएगा। हम उसी काम को करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है। जैसे कि अगर हम किसी काम से दुखित हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से जाकर बैठ जाते हैं कहीं पर। वो बैठने में हम लोग को मज़ा आता है तभी जाकर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें मज़ा नहीं आता तो हम उस काम को नहीं करते। कोई भी काम हो, अच्छा हो बुरा हो, जिसमें हमें मज़ा नहीं आता है हम उस काम को करते ही नहीं है। तो हम आपको एक बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ा रहे हैं, तो देखिए हमारे साथ बने रहिए और हम लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, यानी पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें फर्स्ट पर्पस है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, यानी कि रिप्रोडक्शन का पहला पर्पस है
कि इस धरती पर जितने भी स्पेसीज है उसका कंटिन्यूटी बना रहे। तो देखिए कौन कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है, तो वो है रिप्रोडक्शन। तो आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पेसीज का कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगा। अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ द यंग एडल्ट एंड द एज्ड पर्सन, यानी हर एक तरह के उम्र के व्यक्ति हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो, सबको मेंटेन रखने का काम कौन करता है, रिप्रोडक्शन। तो आइए हम लोग समझते हैं अगला जो पर्पस है वेरिएशन। आप जानते हैं ना कि एक ही माता पिता के 2-4 संतान है, सभी एक जैसा नहीं होते हैं अगर ट्विंस को छोड़ दिया जाए तो वो डिफरेंट जो होता है उसको वेरिएशन बोलते हैं। अगर दो अलग अलग स्पेसीज में जो अंतर आप देख रहे हैं वो तो वेरिएशन है ही, लेकिन एक ही स्पेसीज के अंदर एक ही माता पिता के द्वारा जो उत्पन्न नए संतान है 2, 4, 5, उसमें आप जो अंतर देख रहे हैं वो अंतर क्या है, वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन के द्वारा हमें फायदा भी होता है। जैसे आपको पता है ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की इस धरती पर जब जन्म होता है तो वो इस वातावरण में अपने आप को वो एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका चुनाव होता है नेचुरल सिलेक्शंस के द्वारा। और इसमें वेरिएशन होगा तो हो सकता है कि कभी ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ का अनफेवरेबल कंडीशन हो गया तो उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो गया, तो कुछ तो ऑर्गेनिज्म होंगे ना जो उसके अगेंस्ट में होंगे तो बच जाएंगे। इससे हमारे धरती से ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूटी समाप्त नहीं होगा, इसलिए वेरिएशन अत्यंत आवश्यक है। वेरिएशन नहीं होगा तो रहेगा तो धरती पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और मरेगा तो एक ही साथ सब मर जाएगा, लेकिन वेरिएशन है जो उसको मेंटेन करके रखता है। तो वेरिएशन को कौन इंट्रोड्यूस कराता है, तो रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन को इंट्रोड्यूस कौन कराता है, रिप्रोडक्शन कराता है। यूजफुल वेरिएशंस आर इसेंशियल फॉर एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं वो आवश्यक होते हैं किसके लिए, एडेप्टेशन के लिए, और इवोल्यूशन में वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत ही सहायता मिलते रहे और आपको कहीं परेशानी ना हो, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं लाइफ, यानी इस अर्थ पे लाइफ को एग्जिस्ट करने का काम जो करता है वो कौन है, तो वो है रिप्रोडक्शन। तो आप देखिए लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को इस धरती पर बनाए रखने के लिए कौन जरूरी है, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे। हमारा जन्म हुआ है तो एक ना एक दिन तो हमारी मृत्यु होगा ही, लेकिन अगर हमसे नया जनरेशन नहीं बनेगा तो आप समझ रहे हैं ना क्या होगा, हमारा अस्तित्व ही इस दुनिया से समाप्त हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आपके और 1-2 आदमी के रिप्रोडक्शन नहीं करने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि इस धरती पर जितना भी ऑर्गेनिज्म है जो अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर सब के सब रोक दें तब क्या होगा। तो मन में बहुत लड्डू फूट रहा है, हो रहा है। आप भी रिप्रोडक्शन के द्वारा नया जनरेशन बनाइएगा, समय आने दीजिए, घबराइए मत। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का कुछ बेसिक फीचर्स भी होता है, जैसे अलग अलग टाइप्स भी होता है, लेकिन कोई भी टाइप्स का रिप्रोडक्शन हो लेकिन उसका कुछ बेसिक फीचर्स होता है जो हर एक टाइप के रिप्रोडक्शन में वो काम आता है। तो क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है बेसिक फीचर्स में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैव सम कॉमन बेसिक फीचर्स, यानी रिप्रोडक्शन क्या कोई भी टाइप्स हो उसमें कुछ ऐसा भी फीचर्स होता है जो कॉमन होता है। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स, यानी कि वो रिप्रोडक्शन का कोई भी टाइप्स हो लेकिन आरएनए का सिंथेसिस जरूर होगा, प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा और अदर बायोकेमिकल्स का भी सिंथेसिस अवश्य होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए
रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी ये बेसिक फीचर्स में ये भी आता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, वो कोई भी रिप्रोडक्शन का टाइप से हो, सेल डिवीजन भी होगा, कोई भी रिप्रोडक्शन का टाइप हो, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, और रिप्रोडक्टिव यूनिट का भी निर्माण होगा। अगला पॉइंट देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन हुआ है उसी से नए इंडिविजुअल का भी निर्माण होगा। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा है ना, आपको मजा आ रहा है पढ़कर? हाँ, तो मजा आ रहा है तो लाइक को दबाइए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाए इस चैनल से, क्योंकि इतना बेहतरीन सा सेशन शायद आपको कहीं और मिले। तो ये देखिए, ये चैनल आपको इतना सा जानकारी दे रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना आपका। तो लेट ना करें, फटाफट सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे कि ताकि आपको समय पर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका एक भी सेशन मिस ना हो। तो आइए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप की बात करेंगे तो इसको मोड भी कहा जाता है, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहिए, अच्छा है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहिए। यानी कि रिप्रोडक्शन जो है दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट आप जो देख रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड टाइप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके मन में एक सवाल नहीं आ रहा है कि ये रिप्रोडक्शन दो टाइप्स में क्यों हो गया है? तो घबराइए मत, हम अभी आपको बताने वाले हैं कि ये किस आधार पर ये दो प्रकार में इसको डिवाइड कर दिया गया है। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल पेरेंट के द्वारा भी होता है और डबल पेरेंट के द्वारा भी होता है। तो जो सिंगल पेरेंट के द्वारा हो रहा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं, और जब डबल पेरेंट के द्वारा होगा तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन डबल पेरेंट में दोनों एक ही सेक्स ऑर्गेनिज्म वाले, यानी सेक्स ऑर्गेन वाले ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, उसमें अपोजिट सेक्स ऑर्गेन वाला ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। एक मेल होना चाहिए तो एक फीमेल होना चाहिए, वो भी स्पेसीज सेम होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके बेहतरीन ढंग से समझेंगे, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बारी बारी से करके पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं पहला नंबर जो पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे चलकर आपको बहुत सारा एनिमेशन भी दिखाया जाएगा और इसके अलावा बहुत सारा इमेज के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अभी इसमें इमेज की आवश्यकता नहीं था, तो आपको ऐसे ही बताया जा रहा है। आप हमारे साथ तो जुड़े रहिए, देखते रहिए आपको आगे क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें देखिए, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation is called asexual reproduction। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी यानी कि नए ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? सिंगल पेरेंट के द्वारा हो रहा है। अगर किसी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन सिंगल पेरेंट के द्वारा हो रहा है, वो भी यानी विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमिट फॉर्मेशन, यानी बिना गेमिट के निर्माण किए हुए अगर सिंगल पेरेंट के द्वारा नया जनरेशन बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपको पता चल गया ना कि सिंगल पेरेंट के द्वारा नया जनरेशन बनेगा, उसमें भी नहीं गेमिट का फॉर्मेशन होगा और नहीं फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन यही काम में अगर देख रहे हैं कि दो से यानी डिफरेंट या अपोजिट सेक्स ऑर्गेन वाले ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर नया जनरेशन को बना रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें सिंगल पेरेंट को याद रखेंगे, इसको यूनिपेरेंटल भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, बनेगा, उसकी क्या और भी विशेषताएं होगी। तो देखिए क्या बता रहा है, एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली सिमिलर टू वन and other but are
ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी नया जनरेशन बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो कैसा होगा, वो सिर्फ एक दूसरे से और अपने पेरेंट के सिमिलर ही नहीं होगा, बल्कि वो एग्जैक्ट कॉपी होगा किसके, अपने पेरेंट के। अपने पेरेंट के क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है सच ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड क्लोन। अगर वैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्लोन कहते हैं। तो इस वर्ड पर आपको विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है और बहुत बार बना भी है। तो आगे हम लोग चलते हैं। विश्वास है कि आपको ये पॉइंट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ विशेषताएं को हम लोग समझेंगे कि क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें आप देखिए ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसको हम लोग यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिपेरेंटल। दूसरा नंबर इसका फीचर्स है कि गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड, यानी इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मेल से मेल गैमिट बनता है, फीमेल से फीमेल गैमिट बनेगा। उस चीज़ को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें यही याद रखेंगे कि इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और दो डिफरेंट गैमिट यानी एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट एक दूसरे से फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप सोचिए कि जिसमें गैमिट का ही निर्माण नहीं हुआ है तो क्या इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि देयर इज ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें जो डिवीजन होता है जिसके द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा डिवीजन होता है, तो ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होता है उसके पेरेंटल बॉडी में जितना रहता है यानी डिप्लॉयड है, तो इसके डॉटर सेल में भी कैसा होगा, डिप्लॉयड ही रह जाएगा। तो ऐसे सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। ये सेल डिवीजन एक अलग से वीडियो इसका बना दिया जाएगा, आप बेहतरीन ढंग से उसको समझ जाइएगा। तत्काल में आपको इतना ही सिंपल सा याद रखना है। अगला पॉइंट है कि डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है ना, वो अपने पेरेंट के क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। अगला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑकर्स रैपिडली, यानी इसमें जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उतना तीव्र गति से संख्या में वृद्धि नहीं होता है ऑर्गेनिज्म के, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी तीव्र गति से अपनी संख्या में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बढ़ाने लगते हैं। तो दोनों में अगर पूछा जाए कि फास्टर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। किसके कंपेयर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में। एक हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग ये बात नहीं अभी तक जाने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है। इस धरती पर आपको बताया गया है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। अगर सेल की संख्या के आधार पर देखा जाए तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसका पूरा बॉडी सिंगल सेल से बना है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिसका शरीर बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो वैसे कंडीशन में जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है यानी कि सिंगल सेल से बने
जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लांट में भी होता है, कुछ एनिमल में भी होता है, लेकिन किस टाइप के प्लांट और एनिमल में होता है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिंपल है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग डिटेल्स में एक एक करके पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स क्या है और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक एक पिक्चर इमेज के साथ आपको दिखाया जाएगा। हाँ देखिए, आपके लिए स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन अरेंज किया गया है जिसमें आप देख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। देखिए आपके लिए खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आप फटाफट इसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। आप इधर उधर ताक झांक न करें, फटाफट अपने माइंड का पिटारा को खोलिए और उसमें से फटाक से एक जवाब दे दीजिए। देखिए ये है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोन, दूसरा ऑप्शन है सोमा क्लोन्स, और तीसरा ऑप्शन है कॉस्मिड्स, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो आप फटाफट टाइप करके कमेंट करके बताइए कि इसका सटीक आंसर क्या होगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ने वाह जबरदस्त आंसर दिए हैं। अभी अभी आप पढ़ाई किए और अभी अभी फटाफट आप इस क्वेश्चन से साथ जुड़े हैं। कितना मजा आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि 2 4 10 घंटा भी ऐसा ही पढ़ते रह जाएं। तो ऐसा आपको लगेगा। आप सिर्फ इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील से तो जुड़े रहिए, आपको हर एक सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ये घबराइए मत, हमारे लिए और आपके लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और आप लाइक का बटन भी दबाते रहिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करते रहिए। तो आपका सटीक जवाब क्या होगा, तो ये होगा आंसर ए, क्लोन। इसका सटीक आंसर होगा। जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, क्लोन के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखिए, अपने माइंड के पिटारा में इसको सेट कर लीजिए कि भविष्य में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं, कहीं बच कर भी नहीं जाए। कहीं से भी जाए तो उसको यूं ही लपक कर पकड़ लीजिए, घबराइए मत। और नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आप एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझिए। हर एक क्वेश्चन का आप जवाब यूं ही हंसते मुस्कुराते दे दीजिएगा। देखिए ये आपके लिए नीट के पर्सनल पर्पस से पढ़ाया जा रहा है, जो आपके बोर्ड बेस को भी कवर करेगा, इसके अलावा नीट के एक एक क्वेश्चन को भी कवर करेगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हैं और किस बेस पे उसको डिवाइड किया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऐसे देखें तो मेनली 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो 6 टाइप्स में पहला नंबर आप देख रहे हैं फ्यूजन। क्या है, फ्यूजन है। ये जरूरी नहीं है कि ये 1 नंबर में यही रहेगा और 2 नंबर में ये रहेगा, ऐसे एक अरेंजमेंट कर दिया गया है। आपको जो याद आ जाए पहला नंबर में वही हो गया फर्स्ट, और जो दूसरे उसके बाद याद है वो हो गया सेकंड। तो इसमें आपको लाइन टू लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो जब याद आएगा उसी समय बता देंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट क्या है, फ्यूजन, सेकेंड है बडिंग, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, और फोर्थ है रीजेनरेशन। अगला नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, या इसको हम लोग स्पोरुलेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन के भी नाम से जानते हैं। ये
स्पोर फॉर्मेशन का क्या है, एक और नाम है स्पोरुलेशन, और लास्ट वाला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये फिजन है जिसको हम लोग विखंडन के नाम से जानते हैं, ये है बडिंग जिसको मुकुलन के नाम से जाना जाता है, ये है फ्रेगमेंटेशन जिसको अपखंडन बोला जाता है, ये है रीजनरेशन जिसको पुनर्जनन भी कहा जाता है, ये है स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन जिसको बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, और ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको हम लोग कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। तो आपको एक एक करके बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा, और एक एक ये जो टाइप्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हर एक को इमेज के साथ, पिक्चर के साथ डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। आप जो देख रहे हैं ये पहला नंबर फिजन। ये फिजन किसका टाइप्स बताया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो अभी आप पढ़े हैं यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक टाइप है। तो इस फिजन में क्या क्या होता है इस बात को हम लोग बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट। यानी फिजन क्या है, एक डिवीजन है। क्या है, एक डिवीजन है पेरेंट बॉडी का। उसमें होता क्या है कि वो 2 और 2 से अधिक डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड होकर अलग अलग हो जाते हैं और सभी के सभी अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। ये है फिजन। इसमें आप देख रहे हैं कि फिजन का भी अलग अलग टाइप्स होता है। इस फिजन के द्वारा हम बात करते हैं तो अमीबा है, पैरामीशियम है, योगलिना है, बैक्टीरिया है, ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप्स होता है कि कौन से टाइप्स के द्वारा, कौन से मेथड के द्वारा बैक्टीरिया डिवाइड करता है, कौन से मेथड के द्वारा, फिजन के कौन सा मेथड के द्वारा, यानी पैरामीशियम में डिवीजन होते हैं, अमीबा में डिवीजन होता है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ फिजन। ये फिजन के टाइप्स को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और आप देख रहे हैं एक प्लाज्मोटोमी। तो ये 3 आपको फिजन का टाइप्स दिख रहा होगा। कौन कौन है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और ये है प्लाज्मोटोमी। वैसे ये सब के सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें हम देखेंगे बाइनरी फिजन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विविभाजन, और इसको बोलते हैं बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन को, और प्लाज्मोटोमी को प्लाज्मोटोमी के ही नाम से जाना जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, और उसमें डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हम लोग एक एक करके समझते हैं। इससे क्वेश्चन भी जो बनेगा उस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना होगा। उसके लिए आपको एक एक पॉइंट को विशेष ढंग से समझना होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट फिजन का टाइप्स है, ये है बाइनरी फिजन। यानी बाइनरी फिजन में क्या होता है, इस प्रोसेस में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं। In this process of asexual reproduction, the parent organism divide into 2 halves। यानी इस बाइनरी फिजन में क्या होता है कि ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इतना बात तो आपको पता चलिए गया। इसके अलावा इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं कितने हाफ्स में, ओनली 2 हाफ्स में, और ईच हाफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म, और प्रत्येक हाफ जो होता है वो एक डॉटर ऑर्गेनिज्म के रूप में यानी खुद ग्रो करता है, इंडिपेंडेंट।
उसको किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। फिर वो बड़ा होगा, मैच्योर होगा और फिर वही प्रोसेस के द्वारा डिवाइड करके फिर अपनी संख्या को वो कंटिन्यू बनाते रहेगा। तो इससे आपको पता चल गया कि बाइनरी फिजन में पेरेंटल बॉडी ओनली 2 हाफ्स, वो भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके 2 नए डॉटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। यानी बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स माइटोसिस डिवीजन, यानी कि डिवाइड होने के लिए जिस डिवीजन का ये यूज करते हैं वो कौन सा डिवीजन है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन है, जो कि आपको बताया गया कि इसमें पेरेंटल बॉडी का क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल में इक्वल रहता है, यानी डिवाइड होकर हाफ में नहीं होता है। यानी अगर पेरेंटल बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या अगर 20 है तो उसके डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, 20 ही रह जाएगा। उसमें क्रोमोसोम की संख्या घटता नहीं है, वो इक्वल रहता है। इसलिए इसको हम लोग माइटोसिस डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो बाइनरी फिजन में कौन सा डिवीजन होता है, तो माइटोसिस डिवीजन होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं द रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड टू ईच अदर। और जो रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट के और एक दूसरे के भी क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। किस टाइप से रिप्रोडक्शन होगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो एसेक्सुअल में कौन सा, तो फिजन। फिजन में कौन सा, तो बाइनरी फिजन। तो हम लोग समझते हैं अगला पॉइंट क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो देखिए ये है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, एटीसी। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये तो आपको पता है कि ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी इसका पूरा बॉडी सिंगल सेल से बना है। तो इन सभी में बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जिससे अपनी संख्या में वो वृद्धि करते हैं और इस धरती पर अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। तो हम लोग इसका डायग्राम एक एक करके समझेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बाइनरी फिजन है जिसमें पेरेंटल बॉडी डिवाइड होकर 2 हाफ्स में अलग अलग हो जा रहा है, इसका भी अलग अलग टाइप्स है कि वो किस डायरेक्शन से डिवाइड किए हैं। इस आधार पर बाइनरी फिजन भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इतना आप गहराई से अध्ययन कीजिएगा तभी जाकर नीट का हो चाहे कोई भी एग्जाम का एक एक क्वेश्चन को आप टच कर पाइएगा, बना पाइएगा। और नहीं तो आप थोड़ा सा जानकारी लेकर आगे बढ़ जाइएगा और पता चलेगा कि क्वेश्चन आपके सामने आया, आप वहीं पर देख कर कभी ऊपर तो कभी नीचे देख रहे हैं और आपके दिमाग में आ रहा है कि ये क्वेश्चन को तो कभी पढ़े ही नहीं है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर एक चीज़ को रट्टा मारिए, सिर्फ आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, बार बार रिव्यू कर वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद एग्जाम में जाकर बैठिए ना, आपके दिमाग में तो यू क्वेश्चन का आंसर सामने आएगा जैसे कि आप पिक्चर देखकर हीरो को पहचान लेते हैं, हीरोइन को भी पहचान लेते हैं, पूरे कहानी को समझा देती है। उसी टाइप से आप इसको भी समझा दीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन बाइनरी फिजन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। यानी कि किस प्लेन से उसमें डिवीजन हो रहा है, डिवीजन का प्लेन क्या है, इस आधार पर देखा जाए तो बाइनरी फिजन डिफरेंट टाइप्स का होता है। जिसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में सिंपल बाइनरी फिजन, चाहे इसको बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन, यानी इसको सिंपल भी बोल सकते हैं और चाहे इरेगुलर बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट कैन ऑकर थ्रू एनी प्लेन, यानी सिंपल बाइनरी फिजन कहिए चाहे इरेगुलर बाइनरी फिजन कहिए, इसमें 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होगा लेकिन किसी भी प्लेन से हो सकता है। इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन से इसमें डिवीजन करेगा। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो अमीबा में ये सिंपल बाइनरी फिजन या इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अमीबा में ही क्यों होता है और ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होता है। तो आपको याद रखना होगा कि अमीबा का जो बॉडी होता है वो इरेगुलर होता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उसमें स्यूडोपोडिया बनने और बिगड़ने के चलते उसका आकार भी क्या होता है, उसका शेप भी बदलते रहता है। तो जब शेप ही इरेगुलर है तो उसमें डिवीजन कैसे रेगुलर हो जाएगा। इसलिए बाइनरी फिजन में जो इरेगुलर बाइनरी फिजन है वो किस में होता है, अमीबा में होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल बाइनरी फिजन इन अमीबा। आपको खूबसूरत सा एक
इमेज दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये है अमीबा। ये अमीबा का जो साइड से डिजाइनिंग देख रहे हैं, ये डिजाइनिंग इसका स्यूडोपोडिया है। ये क्या है? स्यूडोपोडिया है। जैसे इसके अंदर बीच में गोलाकार रचना है, ये न्यूक्लियस है, और अंदर जो ये द्रव्य भरा है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। आप जानते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये पूरे एक ही सेल से इसका पूरा बॉडी बना है। ये पेरेंट अमीबा है। ये क्या करता है? सबसे पहले इसका न्यूक्लियस इलोंगेशन होता है, यानी इसका न्यूक्लियस देखिए ये लंबा हो जाता है, और न्यूक्लियस लंबा होने के बाद से अगले बार में ये टूट कर दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाता है, और न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद से इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म का भी क्या होता है? डिवीजन होता है, और जिसके चलते ये 2 डॉटर अमीबा में डिवाइड होकर अलग हो जाते हैं। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि एक अमीबा यहाँ पे पेरेंटल अमीबा है, और डिवाइड करने के बाद से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। तो इससे इसकी संख्या बढ़ गया कि घट गया? तो संख्या बढ़ गया ना। तो हम तो उस समय से इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपनी संख्या को बढ़ाएगा, अपनी पॉपुलेशन के ऑर्गेनाइजेशन को बनाए मेंटेन रखेगा, अपने स्पीसीज के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेगा। इसी पर्पस से तो रिप्रोडक्शन होता है। नहीं तो पता चलेगा कि ये अमीबा है, ये क्या करेगा? कुछ दिन तक जीवित रहा है और इसका भी तो मृत्यु होगा ना, तो ये मर जाएगा, तो फिर इसका कंटिन्यूटी समाप्त हो जाएगा ना। लेकिन हम जानते हैं कि इस धरती पर यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है जिसको हम लोग इमॉर्टल बोलते हैं, अमरणशील बोलते हैं। वो कभी मरता नहीं है। उसको छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनिज्म है जो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप खुद यहाँ पर देखिए, अमीबा का पेरेंटल बॉडी डिवाइड कर 2 डॉटर सेल बना लिया, और ये इसका डॉटर सेल में उसका पेरेंटल बॉडी न मौजूद है। तो आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं ना, ये इमॉर्टल है। तो वैसे संख्या 1 से 2 डॉटर सेल बन गया। ये सिंपल बाइनरी फ्यूजन है। अगला पॉइंट आप जो देख रहे हैं ये है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं। द प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें जो डिवीजन का प्लेन है वो कैसा होता है? ऑर्गेनिज्म के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर होता है। इसलिए इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ये यूग्लिना में ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो यूग्लिना की बात करेंगे तो देखिए, यूग्लिना का आपको एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा होगा। ये है यूग्लिना, और इसका ये है न्यूक्लियस, और ये इसका क्या है? फ्लैजिला है, जिसकी मदद से वो क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह गति करता है। तो इसमें जब डिवीजन होगा तो देखिए इसके बीच से यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फरो बनेगा, और इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या करेगा? लंबा होते जाएगा। और न्यूक्लियस लंबा होने के बाद देखिए इसका फरो जो पहले थोड़ा सा बना था, अब इसका लॉन्गिट्यूडनल फरो जो है बहुत ज़्यादा बन गया, और इस टाइप से ये देखिए 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, और डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना लिया। इसमें भी फ्लैजिला है, इसमें भी फ्लैजिला है। तो ऐसे हम इसको डॉटर यूग्लिना कहेंगे। और इसका न्यूक्लियस जो डिवाइड करके लंबा हुआ था, ये 2 न्यूक्लियस के रूप में अलग अलग हो गया। यहाँ से ये कट कर अलग हो जाएगा, और इस तरह अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर इसका डिवीजन हुआ है। अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसके इमेज को अरेंज किया गया है। आप देख रहे हैं, ये बस आप ही के लिए है। ये आपके द्वारा जो लाइक का बटन दबाया जाता है, उससे जो एनर्जी मिलता है ना, उस एनर्जी के द्वारा मन जो होता है ना गदगद हो जाता है, और उसी के द्वारा हम आपके लिए एक बेहतरीन सा डिजाइनिंग लाते हैं कि ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई कठिनाई न हो। तो देखिए, ये है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ये बाइनरी फ्यूजन का 3rd टाइप्स है। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की बात करेंगे तो क्या? द प्लेन ऑफ डिवीजन रन्स अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की बात करेंगे तो इंडिविजुअल्स के ट्रांसवर्स एक्सिस पर उसका प्लेन और डिवीजन होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ऐसा फ्यूजन किस में होता है? तो पैरामीशियम में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है, और डायटम्स में भी होता है। ये डायटम्स एक प्रकार का क्या है? एल्गी है, यानी शैवाल है। तो पैरामीशियम क्या है?
ये आपको प्रोटिस्टा ग्रुप का जीव है जिसको प्रोटिस्टियन बोलते हैं, और बैक्टीरिया है मोनेरा ग्रुप का एक जीव है, और ये प्लेनेरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, लेकिन एक आपको खूबसूरत सा इमेज दिख रहा होगा, ये है पैरामीशियम का। क्या है? पैरामीशियम। यानी पैरामीशियम का क्या है? ये यानी पेरेंटल पैरामीशियम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पैरामीशियम। ये पेरेंटल पैरामीशियम है, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा साइज का और एक छोटा सा साइज का। तो जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। जब इसमें डिवीजन शुरू होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, जब डिवीजन होता है इसमें, तो इसके डिवीजन में देखिए 2 तरह का डिवीजन देखने के लिए मिलता है। जो उसका मैक्रो न्यूक्लियस है वो एमाइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड करता है, और जो इसका माइक्रो न्यूक्लियस है, ये मैक्रो न्यूक्लियस में कौन सा डिवीजन होता है? एमाइटोटिक। और जो इसका माइक्रो न्यूक्लियस है इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। और ये डिवीजन के द्वारा क्या करते हैं, ये नहीं कि धीरे धीरे उसका न्यूक्लियस की संख्या डिवाइड करके अलग हो जाता है, तब तक इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म का भी धीरे धीरे डिवीजन शुरू हो जाता है, इसमें कंट्रिक्शन बनने लगता है, और कंट्रिक्शन बनने के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए कंट्रिक्शन और बढ़ गया। इसका न्यूक्लियस जो अभी एक साथ जुड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका न्यूक्लियस क्या हो गया है? अलग अलग डिवाइड कर हो गया है। इसके अलावा इसमें ग्रूव भी बन गया है, जिसको ओरल ग्रूव कहते हैं। यहाँ से वो भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी इसके अंदर बन गए हैं, और इसके साथ ये डिवाइड करके यहाँ से 2 डॉटर पैरामीशियम का रूप धारण कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो कौन सा डिवीजन हुआ है? इसके ट्रांसवर्स एक्सिस पे हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं। इस टाइप्स का डिवीजन पैरामीशियम में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है, और डायटम्स में भी होता है। आप इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इसका एग्जाम्पल ही मेन है, और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बाइनरी फ्यूजन का लास्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन की बात करेंगे तो देखिए, द प्लेन ऑफ डिवीजन इज ऑब्लिक। इसमें जो डिवीजन का प्लेन है वो ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक तो आप समझ रहे हैं ना, ऐसे एक तिरछा कट दिया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिक बोलते हैं। तो वैसे कंडीशन में इट अकर्स इन डाइनोफ्लैजिलेट्स, यानी कि ये किस में होता है? ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता है। जिसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो सीराइटियम एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन के द्वारा वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और धरती पर अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। तो आपको एक खूबसूरत सा इमेज दिख रहा होगा सीराइटियम का। इसमें देखिए यहाँ से डिवीजन करके और यहाँ पे फ्यूजन का पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से डिवाइड कर ये दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा और ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगेगा। इसमें एक फ्लैजिला मिल जाएगा और ये भी अपना एक स्वतंत्र जीवन यापन करने लगेगा। इसमें भी एक फ्लैजिला मिल जाएगा जिसकी सहायता से वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? गति करता है। तो ये कौन सा बाइनरी फ्यूजन है? तो ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। और आप सब इस चैनल से जुड़े रहिए और फिर चलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।